कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कि संभव और पारो की प्रथम मुलाकात किस स्थान पर हुई थी। ये जो प्रश्न है ये दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है। दूसरा देवदास और लेखिका है ममता कालिया। याद रखना ममता कालिया। अब आज पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो आपको देना है आंसर। इस पहले क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा बताइए मुझे, और ध्यान से पढ़ना, धीरे धीरे करेंगे, कंप्लीटली देख लेना इसको अकॉर्डिंग टू पेपर है। आपको सही ईमानदारी से आंसर दे देना है। मैं आंसर देता हूं उससे पहले बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन पहला है गंगा सागर, ऑप्शन 2 है गंगा नदी, ऑप्शन 3 है हरिद्वार और ऑप्शन 4 है हर की पौड़ी। तो देखिए याद करिए कि संभव जब वहां पे गंगा घाट पे गया तो संध्या का समय था, हर की पौड़ी पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, आरती की तैयारी हो रही थी, उसके बाद आरती होती है, आरती के बाद में फिर वहां से लोग जो है वो एक एक करके निकलना शुरू करते हैं। तो जैसे ही संभव वहां से रवाना हुआ उसी दौरान एक मंदिर से पुजारी ने आवाज लगाई, दर्शन तो करते जाओ। और जैसे ही वो उस मंदिर में दर्शन करने के लिए रुकता है मंदिर के सामने, और वो जो पैसे निकाल के दिए थे जो कि उसे रिटर्न लेने थे, और उसी दौरान एक लड़की उसके पास आकर के खड़ी हो जाती है। न तो उसको पता रहा न उस लड़की को, और अचानक से जो पंडित जी ने जो आशीर्वाद दिया था, तो ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी और ये हुई थी हर की पौड़ी पर। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द राइट आंसर है। तो पहले का आंसर क्या है? ऑप्शन द। दूसरा प्रश्न देखो कि लेखक की नेहरू से भेंट कहां पर हुई थी। लेखक भीष्म साहनी लेखक हैं इस पाठ के, भीष्म साहनी, और पाठ का नाम है गांधी, नेहरू और यासर अराफात। राइट, गांधी, नेहरू और यासर अराफात। यासर अराफात फिलिस्तीनी नेता थे। तो यहाँ पे लेखक भीष्म साहनी ने गांधी जी के साथ अपने मुलाकात के बारे में बताया है, नेहरू जी से कहाँ भेंट हुई थी उसके बारे में भी बताया है, और यासर अराफात से लेखक कहाँ पे मिला था उसका भी वर्णन किया है। 3 छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रश्न है कि नेहरू से भेंट कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन 1 है सेवाग्राम में, ऑप्शन 2 है फिलिस्तीन में, ऑप्शन 3 है कश्मीर में, और ऑप्शन 4 है ट्यूनिसिया में। तो देखो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कश्मीर में। कि उन दिनों की बात है, लेखक वर्णन करता है भीष्म साहनी कि उस समय जो है नेहरू जी कश्मीर आए हुए थे, और जिस होटल में नेहरू जी रुके थे उसी होटल में लेखक भीष्म साहनी भी रुके थे। और सुबह का समय था, एक दिन अखबार जो है जब लेखक पढ़ रहा था और देखा, उस लेखक ने देखा कि नेहरू जी नीचे उतरे थे सीढ़ियों से, और अखबार आखिरकार मांग के लेते हैं। तो ये जो मुलाकात थी ये नेहरू जी के साथ में लेखक की पहली मुलाकात हुई थी। तो वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के एक होटल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि तोड़ो किस प्रकार की, चलो मैं इस थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखो ये है। अच्छा, इसका इस स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर कर देता, आगे से मैं करूंगा तो ये सारी चीजें आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी। राइट, तो देखो क्वेश्चन है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है। आपको याद होगा रघुवीर सहाय साहब की 2 कविताएं हमारे सिलेबस में है। एक है बसंत आया और दूसरा है तोड़ो कविता। बसंत आया कविता में तो लेखक ये बताता है कि आज मशीनी युग में व्यक्ति का, मनुष्य का प्रकृति से संबंध टूट चुका है। दूसरी कविता है तोड़ो, इसमें कवि ये कहता है तोड़ने का मतलब हमारे मन की खींच को तोड़ो, मतलब क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता हो। तो ये कविता किस प्रकार की है? ये कविता जो है ना बच्चों, ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक कविता है, उद्बोधन परक कविता है, सरल कविता है, या फिर लाक्षणिक कविता है। बताइए राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये कविता उद्बोधन परक कविता है।
ठीक है, उद्बोधन परक कविता है। तो इस तरीके से करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ उद्बोधन परक कविता। वैसे हिंदी कंपलसरी भी पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है 8-9 लगभग जो है वो पोएम्स हम कर चुके हैं, काव्य खंड पढ़ रहे हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी अपनी क्लास। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ चौथा प्रश्न कि कृष्ण विरह में नायिका की स्थिति किसके समान हो गई थी। ये जो प्रश्न है ये विद्यापति के पद में से लिया गया है। विद्यापति के 3 पद अपने सिलेबस में है और इसमें से जो तीसरा पद है उस तीसरे पद में विरहिणी की स्थिति जो है कृष्ण के विरह में बताई गई है। तो कृष्ण के विरह में विरहिणी की स्त्री कमलमुख के समान बताई है, रुई के समान है, बाज पक्षी के समान है या चौदसी के चंद्रमा के समान है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन द, चौदसी के चंद्रमा के समान है। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं आंसर देने का, आंसर दीजिएगा जरूर। तो चौदसी के चंद्रमा के समान है। यहाँ पे जब कृष्ण से एक जो है वो गोपी जाकर के कहती है कि उस कमलमुखी, मतलब कमलमुखी भी उल्लेख आया, ध्यान रखना, लेकिन उसे कमल के समान मुख वाली बताया है कि उस कमलमुखी का शरीर इतना दुबला पतला हो गया है, वो इतनी दुबली पतली हो गई तुम्हारी याद में, तुम्हारे विरह में, कि वो उसका वो जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसे पूर्णमासी को पूरा होता है, धीरे 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 घटते 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 कम हो जाता है। तो ऐसी हालत हो गई है उस विरहिणी की। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि अपना मालवा पाठ प्रभास जोशी के समाचार पत्र के आलेख की प्रस्तुति है। तो ये बताना है आपको कौन सा समाचार पत्र था, वो भास्कर था, जनसत्ता है, दिनमान है या फिर पत्रिका है। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसका जनसत्ता समाचार पत्र। और इसमें 1 अक्टूबर 2006 को जनसत्ता के कार्य कागज कागद कार्य नाम से जो स्तंभ था, एक स्तंभ था, उस स्तंभ में ये छपा था लेख, और उस लेख का वर्णन जो है वो इसमें है, जिसमें मालवा की यात्रा के बारे में बताया गया है टोटली। अगला क्वेश्चन है देखो कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। यह कथन किसका है? आंसर देना है आपको। सूरदास की झोपड़ी पाठ से लिया गया प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। प्रश्न 1 है नायक राम ने कहा था, ऑप्शन 2 है बजरंगी का कथन है, ऑप्शन 3 है ठाकुर दीन का कथन है, और ऑप्शन 4 है जगधर का कथन है। तो देखो कि जब झोपड़ा जल रहा था, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और उस दौरान फिर जब वहां सूरदास भी पहुंच चुका था, तो जगधर ने उससे पूछा क्या कि सूरदास आग चूल्हे को ठंडा तो किया था तूने, है ना। जब जगधर ने पूछा सूरदास से कि क्या तूने चूल्हे की आग तो बुझा दी थी, चूल्हा तो ठंडा कर दिया था, तो उस समय फिर नायक राम ने कहा, बच्चों क्या कहा, नायक राम ने कहा कि अगर चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। तो ये कथन नायक राम का है। नायक राम ने कब कहा था? जब जगधर ने ये पूछा कि क्या तूने शाम को चूल्हा तो ठंडा किया था रात को। तो इसलिए राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 7वां। बिस्कोहर की माटी पाठ में पूरी कथा के केंद्र में क्या है? बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी जी का ये लिखा अध्याय है, जिसमें लेखक बीसनाथ जो है अपना रंगातलाई का गांव में अपनी रचना रंगातलाई का गांव में बिस्कोहर का वर्णन करता है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु इस पूरे पाठ का क्या है? लेखक विश्वनाथ खुद है, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य है, या फिर जीव जंतु है, या फिर बिस्कोहर है। तो करेक्ट आंसर रहेगा प्राकृतिक सौंदर्य, क्योंकि इस पूरे पाठ में लेखक ने गांव के
प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात करी है, और प्राकृतिक सौंदर्य में सारी चीजें आ जाती है, वहां की वनस्पति, वहां के जीव जंतु, क्योंकि जीव जंतु में का भी उल्लेख आया है, ध्यान रखना एक बार, है ना, ये बात भी सही है, बट जीव जंतु भी इस प्राकृतिक सौंदर्य में आ गए, वहां की वनस्पति प्राकृतिक सौंदर्य में आ गई, वहां के तालाब, मंदिर और वो जो बतख और जितना भी जो कुछ वर्णन किया है ना, वो सारी चीजें यहाँ आ गई। इसी में ध्यान रखना, उसने गांव के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है, गांव की महिलाओं के बारे में भी बताया है, गांव के बच्चों के बारे में भी बताया है, और वहाँ जो सब्जी, फूल, फल, जो कुछ भी पैदा होता था वो सारी चीज़ों के बारे में बताया है, वहाँ पे अलग अलग ऋतुओं के बारे में भी बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक सौंदर्य में वो सारी चीज़ें समाहित हो जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, हाँ अगला क्वेश्चन है, देखो 8वां प्रश्न है, हाँ, शिप्रा नदी जिस राज्य में बहती है वह है, याद करो आप, लेखक जब जा रहे थे तो लेखक ने कहा शिप्रा नदी के बारे में एक वर्णन आया था, तो कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर गुजरात में है? तो करेक्ट आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ये शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में जो है वो निकलती है और बाद में फिर ये चंबल में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट का अन्य नाम क्या है? जो खबरें होती है, जो रिपोर्टिंग होती है, कई प्रकार की रिपोर्ट होती है, इन डेप्थ रिपोर्ट होती है, खोजी रिपोर्ट होती है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है, विवरणात्मक रिपोर्ट होती है। हमने ये जो अपना चैप्टर है इसे कंप्लीटली पूर्ण कर चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है खोजी रिपोर्ट, ठीक है। और ये खोजी रिपोर्ट होती क्या है, किसी भी गंभीर अपराध या फिर भ्रष्टाचार या फिर ऐसे किसी जटिल प्रश्न को उजागर करना, गहराई से उसके खोजबीन करना, छानबीन करके और उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित जो की जाती है वो खोजी रिपोर्ट कहलाती है, और उसी खोजी रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है कि साहित्य के सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज्यादा निकट किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 है संवाद, ऑप्शन 2 है कहानी, ऑप्शन 3 है कविता और ऑप्शन 4 है बिंब। तो नाटक में देखो क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस नाटक का संवाद, जो आपस में उस पात्रों के द्वारा एक दूसरे से किया जाता है, और यह संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है नाटक के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, यहां पे लिखा हुआ है 9वां प्रश्न कि किसी खबर में पुराने संदर्भ को आज के संदर्भ में जोड़ना क्या कहलाता है? सब टेक्स्ट कहलाता है, न्यूज़पेक कहलाता है, कथ्य कहलाता है, या ओपेड कहलाता है? अब देखो, सब टेक्स्ट नहीं हो सकता तो ये आंसर नहीं होगा, कथ्य भी नहीं होता है क्योंकि किसी भी कहानी का कथ्य वगैरह उसका होता है, ओपेड भी नहीं होता है, ओपेड अलग चीज होती है, ये भी पत्रकारिता से रिलेटेड है, लेकिन ओपेड अलग चीज होती है। तो इसका आंसर न्यूज़पेड ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो आंसर इसका रहेगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि अब ये न्यूज़पेक का मतलब क्या होता है? किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ छानबीन करके जो प्रकाशित किया जाता है वो न्यूज़पेक है। तो इसीलिए पुराने संदर्भ में किसी खबर को आज के संदर्भ के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करते हैं तो वो इसमें आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल्दी में लिखा गया साहित्य क्या है? ऑप्शन 1 है बीट, 2 है फीचर, तीसरा है पत्रकारिता और चौथा है विशेष रिपोर्ट। अब देखो, अगर मान लीजिए आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप एक काम करिए, बाकी जो ऑप्शन है ना उनको याद करिए कि जैसे बीट क्या होता है। बीट में क्या होता है कि जो विशेष जानकारी रखने वाले जो पत्रकार होते हैं उनको उनकी रुचि के हिसाब से जो कार्य दिया जाता है, तो मतलब जल्दी में लिखा गया तो नहीं हो सकता। यहाँ पे फीचर है, फीचर भी हम जल्दी में लिखा हुआ नहीं कह सकते। फीचर जो है एक सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन होता है, एक सृजनात्मक सुनियोजित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। विशेष रिपोर्ट भी नहीं हो सकती क्योंकि विशेष रिपोर्ट किसी विशेष क्षेत्र से रिलेटेड होती है और उसमें इसका जो विशेषज्ञता वही जारी करता है। और इसका राइट आंसर है पत्रकारिता। पत्रकारिता को जल्दी में लिखा हुआ साहित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ना कि जो भी कोई खबर होती है वो खबर तुरंत जो है वो टाइप करके और डाल दी जाती है, पहुंचा दी जाती है श्रोताओं तक, पाठकों तक।
तो ये राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। देखो कुछ ऐसे प्रश्न हैं इन पेपर्स में जो पढ़े हुए नहीं हैं लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखना इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। और इसी तरीके से अगर करनी है आपको तैयारी, तो लगातार मेहनत करिए, कोशिश करिए, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों की हमारी सीरीज चलती है जिसमें हम इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें हिंदी कंपलसरी के भी हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज चलती है। हिंदी साहित्य में भी हमने यही 2000 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। साथ में हम टॉपिक भी पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को हम डिटेल जो है उसका अध्ययन करते हैं, पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यूज करते हैं, उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। लगातार ये सीरीज हमारी आपको चलती रहेगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं भाई। देखो यहां पे चलते हैं आगे। अगला क्या है कि प्रश्न ये है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है कि काव्य के अर्थ को समझने में सामान्यतः प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। तो देखो पहले तो यह है कि प्रकार की बाधाएं, तो यानी कितनी बाधाएं उत्पन्न होती है ये बताना है। पर जहां बाधाएं उत्पन्न होती है ना, उसे हम काव्य के दोष कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि ये काव्य के दोषों से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये दोष है भाई, और दोष कितने हैं, तो यहां पे दोषों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो यहां पे हम 4 प्रकार के दोष की बात करेंगे, या अगर ये जो प्रश्न है इस प्रश्न के हिसाब से भी आंसर आएगा 4 कि कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। अब 4 प्रकार की बाधाएं होती है तो वो है कौन कौन सी। तो देखो पहली बाधा तो होती है शब्दगत बाधा। दूसरी जो बाधा होती है वो होती है अर्थगत बाधा। तीसरी होती है बाधा रस संबंधी बाधा, रसगत बाधा। ठीक है, शब्द, अर्थ, रस, और चौथा है वाक्यगत बाधा, है ना, वाक्य संबंधी बाधा। तो ये 4 प्रकार की बाधाएं जो है वो किसी भी काव्य को समझने में होती है। लिख दीजिए, आप चाहो तो लिख दीजिए, नहीं तो मैं ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसको मैं सेव कर लेता हूं और यहां से हम इसे काटेंगे ताकि अगले क्वेश्चन का आंसर लिखने में हमें सुविधा होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि वंशस्थ छंद गण से मिलकर बनता है। तो ये जो वंशस्थ छंद होता है, जब हमने छंद वाला टॉपिक पढ़ा ना, उसमें हमने इसे कवर कर लिया है। जितने भी छंद है हमारे, वो सारे छंद हमने कवर कर लिए हैं। तो वंशस्थ छंद जो है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक वर्णिक छंद होता है, ये एक वर्णिक छंद है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिख देना। एक वर्णिक छंद में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, जो भी प्रश्न है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। वर्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। नंबर दूसरे पे आप लिखना 4 चरण होते हैं। चरण यानी पद यानी पाद। तो कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है भाई, इसमें 12 वर्ण होते हैं। और इसमें देखो क्या होता है कि इसमें 4 गण होते हैं। क्या लिखा है, वंशस्थ छंद गण से मिलकर के बनता है। ये 4 गण होते हैं। इसमें टोटल कितने गण होते हैं, 4 गण होते हैं। इसमें एक होता है जगण, पहला होता है जगण। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो गण होते हैं ना, एक जगण होता है, एक तगण होता है। जगण तगण, जगण तगण, जगण तगण, फिर एक जगण आता है, ये तीसरा, ये जगण होता है, और फिर होता है रगण, चौथा होता है रगण। ठीक है, तो ये इसमें 4 गण होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण। तो कितने गणों से मिलकर के बनता है, 4 गणों से मिलकर के बनता है। अब गण क्या होता है, तो आपको याद होगा कि 3 वर्णों से मिलकर के एक गण बनता है, और गण टोटल 8 होते हैं। और वो उसका सूत्र जो है वो आपको अच्छी तरह से याद होगा, राजभान से लगा, है ना, यह माता राजभान से लगा। तो इस तरीके से यगण से शुरू होते हैं और एंड तक चलते हैं। ये 8 गण होते हैं, और उस सूत्र को याद रखना। अगर आपको सूत्र याद है तो आपको टोटली गण याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, य माता राज
भानस लगा। तो ये है एक सूत्र। इस सूत्र से आप आठों के आठों गण याद कर सकते हैं। य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, भ से भगण, म ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण, बस यहां तक होते हैं। ठीक है, और इनके कितने कितने मात्रा होती है ये भी इसी से पता चल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मर्मज्ञ विद्वानों ने अलंकारों के मुख्य भेद माने हैं। अलंकारों के मुख्य भेद भाई तीन माने हैं। देखो तीन कौन से हैं? एक है शब्दालंकार, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, सभी को पता होगा अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार, उभयालंकार। ये 1 साल 2 साल पहले परीक्षा में पूछा गया है और बोर्ड ने जो आंसर बताया था उसमें 3 अलंकारों का उल्लेख बोर्ड ने किया था। इसलिए दोबारा से अगर प्रश्न आता है तो ध्यान रखना बोर्ड 3 ही सही मानेगा। अगर आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में फिक्स रहता है इसका नंबर। अगर आपने गलत लिखा तो सीधा नंबर कटेगा, ध्यान रखना। 1 नंबर गया, 1 गलत लिखा 1 नंबर गया, 1 नंबर गया, 1 नंबर गया, तो आप पीछड़ जाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि पेपर को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और फिर आंसर देना। जिस कैटेगरी में पेपर है, जितने उसके मार्क हैं उसके हिसाब से पेपर को आपको अटेंड करना है। अगर टॉपर बनना है तो रणनीति तो सटीक आपको बनानी पड़ेगी और उस रणनीति के तहत आपको अपना पेपर हल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। और अब है ना, हाँ, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोर, कथन में अलंकार कौन सा है? अब यहां पे देखिए, बिनु मैंने बिना, बिना मैंने के बिना, तो के बिना भी कार्य हो रहा है। किसके बिना? कारण के बिना भी कार्य हो रहा है। और आपको याद होना चाहिए कि जहां बिना कारण के अगर कार्य संपन्न होता है तो वहां पर अलंकार होता है विभावना अलंकार। तो यहां पे कौन सा अलंकार है भाई? विभावना अलंकार। बिना कारण के कैसे कार्य हो रहा है? क्या कहा है कि नाची अचानक ही उठे, अचानक नाच उठा। कौन? बिनु पावस। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बिना कौन नाच उठा? वन मोर। वन मैंने वन का मोर। तो वन का मोर जो है, क्योंकि मोर हमेशा वर्षा ऋतु में ही नाचता है, पर भाई बिना वर्षा ऋतु के ही मोर तो नाच गया, तो बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया। तो यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। एक उदाहरण जब हमने ये पढ़ा था, आपको दिया था कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो बिना कारण के भी कार्य हो जाता है, तो वो कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। अब चलिए, हमारा ये तो हो गया टोटल कंप्लीट। और अब हम करेंगे जो प्रश्न है अपने, हाँ, इन प्रश्नों को करते हैं गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न। तो टोटल 6 प्रश्न है इसमें, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। 6 नंबर के ये प्रश्न है। जल्दी से मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद अपन इसके करते हैं आंसर। ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, पढ़ना जरूरी है। कुछ लोगों को अपने चारों ओर बुराइयां देखने की आदत होती है। मतलब क्या? लोगों की आदत क्या देखने की आदत? बुराइयां देखने की आदत। मतलब क्या? मतलब उनका नजरिया ऐसा है। ध्यान रखना, शीर्षक आएगा यहां से, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। आगे क्या कहा है कि उनने हर अधिकारी भ्रष्ट, हर नेता बिका हुआ और हर आदमी चोर दिखाई देता है। किसको? जिनकी ऐसी दृष्टि होती है नकारात्मक चीजें देखने की। लोगों की ऐसी मन स्थिति बनाने में मीडिया का भी हाथ है। अब ध्यान रखना कि लोगों का जो ये नजरिया बना है ना, इस नजरिए को बनाने में और किसका सहयोग है? भाई अखबार का, मीडियाओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जैसे प्रिंट मीडिया को, उनका भी हाथ है। माना कि बुराइयों को उजागर करना मीडिया का दायित्व है, पर उसे सनसनीखेज खबर बना करके 24x7 मतलब 24 घंटे चैनलों पर बार बार प्रसारित करके उनकी चाहे दर्शक संख्या, जिसे टीआरपी कहते हैं, बढ़ती हो, आम आदमी इससे अधिक संकालु हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि ऐसी कोई भी खबर जो नेगेटिव खबर है, आपने देखा होगा मीडिया बहुत ज्यादा चलाता है और लगातार ऐसी खबरों को चलाता है। आम जनता उससे बोर हो जाती है भाई, और लोगों को पता है ये दिन भर यही चलाते हैं, कुछ अच्छी चीजें तो इनको मिलती नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो भले
जनमानस होते हैं ना, उनकी दृष्टि जो है इन अखबारों के प्रति, इस मीडिया के प्रति, इन टीवी चैनलों के प्रति कैसी हो जाती है, संकालु हो जाती है। और यह सामान्यीकरण कर डालता है क्या, ये कि सभी ऐसे ही हैं, मतलब दुनिया में सब लोग ऐसे ही हैं। जबकि लेखक ने पहले क्या बताया, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे नेता एक जैसे हैं, बहुत ईमानदार नेता भी हैं। आगे क्या कहा है कि आज भी सत्य और ईमानदारी का अस्तित्व है दुनिया में अच्छे लोग, ऐसे अधिकारी हैं जो अपने सिद्धांतों को रोजी रोटी से बड़ा मानते हैं, ऐसे नेता भी हैं जो अपने हित की अपेक्षा जनहित को महत्व देते हैं। ईमानदार नेता हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, वे मीडिया प्रचार के आकांक्षी नहीं हैं, उन्हें ज्यादा प्रचार नहीं चाहिए, उन्हें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, वो केवल अपना काम से काम करते हैं। उन्हें कोई इनाम या प्रशंसा के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कोई विशेष बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका फर्ज है उसी को निभा रहे हैं, बस कर्तव्य पालन कर रहे हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों से समाज बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है भाई, यहां पे क्या कहा है कि समाज को इन लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और आगे क्या लिखा है कि आज विश्व में भारतीय बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कम, अपनी निष्ठा, लगन और बुद्धि पराक्रम के लिए अधिक जाने जाते हैं। तो वर्तमान में विश्व स्तर पर भारतीय लोगों की पहचान किस काम के लिए है, उनकी अपनी निष्ठा, उनकी अपनी लगन, उनकी अपनी बुद्धि और अपने पराक्रम के लिए जो है वो भारतीय जाने जाते हैं। विश्व में अग्रणी माने जाने वाले देश का राष्ट्रपति, मतलब विश्व का आप समझ लीजिए अग्रणी राष्ट्र कौन है, और उस देश का राष्ट्रपति बार बार कहता सुना जाता है, वो अपने विभिन्न भाषणों में ये लगातार कहता है, क्या कहता है, हम भारतीयों जैसे क्यों नहीं बन सकते। इसका मतलब भारतीय महान हुए ना भाई। तो वो बड़े देश के लोग भी जब भारतीयों का उदाहरण देते हैं तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम हैं कि अपने को ही कोसने पर तुले हुए हैं, हम अपने आप को हीन मानते हैं। यदि यह सच है कि नागरिकों के चरित्र से समाज और देश का चरित्र बनता है, तो क्यों ना हम अपनी मौन को सकारात्मक और चरित्र को बेदाग बनाए रखने की आदत डालें। ठीक है भाई, पढ़ लिया। अब देखो, अब क्या करना है कि हम यहां से करेंगे एक एक क्वेश्चन, हमें एक एक प्रश्न करना है। क्या हो गया भाई, हाँ, अब हमें एक एक प्रश्न करना है। तो हम करेंगे पहला प्रश्न, क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बताइए आप क्या देंगे इसका शीर्षक। देखिए शीर्षक है ना, अब अलग अलग हो सकता है, कुछ वेरिएशन इसमें आ सकता है, आप अपने हिसाब से इसका कोई भी अच्छा सा शीर्षक लिख सकते हैं। वैसे हम लिख सकते हैं इसमें सकारात्मक सोच या देखने का नजरिया, है ना, देखने का नजरिया, देखने का नजरिया, या फिर हम लिख सकते हैं मीडिया की भूमिका, या समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका, समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका। ठीक है, मीडिया की भूमिका, या फिर आप लिख सकते हैं सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। ध्यान रखना, शीर्षक हमेशा एक होता है और शीर्षक पूरा वाक्य ना होकर के एक वाक्यांश होता है। ठीक है, 2-3 शब्द उसमें हो सकते हैं। तो कोई भी अच्छा सा शीर्षक लिखेंगे, एक शीर्षक आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न क्या है कि लोगों की सोच को बनाने बदलने में मीडिया की क्या भूमिका है। भाई मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया जो है ना वो जनमानस को बदल सकता है। मीडिया अगर लगातार अच्छी चीजों को चलाएगा तो लोगों का नजरिया अच्छी सकारात्मक दिशा में जाएगा। अगर मीडिया लगातार बुरी चीजों को दिखाता रहेगा तो लोगों का नजरिया जो है वो बिल्कुल उस दिशा में जाएगा। तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा प्रश्न क्या है कि अपनी दर्शक संख्या बढ़ाने में मीडिया की किस हद तक भूमिका है। भाई अपनी दर्शक संख्या बढ़ाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया लगातार जो है 24/7 मतलब 24 घंटे जो है वो जो खबर प्रसारित करता है, तो उससे सनसनीखेज खबरें जो प्रसारित की जाती है तो लोग भी जो है वो और ज्यादा देखेंगे, अच्छा फिर क्या हुआ, तो ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है।
अगला क्या है कि वर्तमान में किस प्रकार के नेता और अधिकारी अभी भी प्रेरणास्पद हैं, लिखिए। अभी भी जो है वो सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ और एक प्रकार से कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है ईमानदार है ना, सत्यनिष्ठ और ईमानदार आप लिखेंगे सत्यनिष्ठ, और मैं इसको यहां पे मिटा देता हूं। अभी भी सत्यनिष्ठ और ईमानदार नेता और अधिकारी मौजूद हैं, सत्यनिष्ठ और ईमानदार है ना, ईमानदार, तो ये लोग अभी भी मौजूद हैं। फिर अगला प्रश्न है कि आज दुनिया में भारतीय किन गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो भाई भारतीय जो है ना वर्तमान में दुनिया में अपने निष्ठा, अपने लगन और अपनी बुद्धि पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। अपनी निष्ठा, अपनी लगन और अपनी बुद्धि पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है कि कि विश्वास पात्र शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश से लिखिए। तो विश्वास पात्र ये होता है जो किसी का विश्वास जीत लेता है, और जो नहीं जीत पाता वो क्या होता है, जो किसी पर विश्वास नहीं करता तो वो उस पर क्या करेगा, तो वो उस पर डाउट करेगा, वो उस पर शंका करेगा। तो यहां पे एक शब्द आया है शंकालु, यहां पे एक शब्द आया देखो शंकालु, है ना, ये शब्द आया है। तो विश्वास पात्र का विपरीत हो जाएगा शंकालु। ओके ठीक है, ये हो गया। हाँ अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ तो ये हो गया अपना तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ, और अब है चौथा प्रश्न। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को, और मैं पहले पढ़ लेता हूं, फिर इसके प्रश्न अपन कर लेते हैं। तो ये भी आएगा आपका 6 नंबर का, 1 into 6 यानी 6 नंबर प्रत्येक प्रश्न, एक नंबर का। हाँ चल रहा है। अब देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि थाल सजाकर किसे पूजने, थाल सजाकर किसे पूजने, चले प्रात की मतवाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। मैं बता दूं कि ये श्याम नारायण पांडे की रचना है, अभी पढ़ेंगे, नीचे भी दी हुई है, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ये रचना जो है वो कवि श्याम नारायण पांडे की रचना है, और कविता का नाम है पूजन, कविता का नाम है पूजन। ये पूजन कविता जो है उनकी ली गई है। इसमें इन्होंने चित्तौड़ का जो दुर्ग है और चित्तौड़ के जो शहीद हुए, जो पराक्रमी, जो वीर योद्धा हुए थे, उनका वर्णन किया है। और चित्तौड़ को एक पूज्य भूमि माना है, चित्तौड़ को एक पवित्र भूमि माना है, और चित्तौड़ के पूजन के बारे में यहाँ पे कवि बात करता है। तो आगे देखो पढ़ते हैं क्या कहता है कवि, आगे क्या कहता है, चलिए मैं इधर आ जाता हूं, आपको दिखेगा। हाँ कि मन ले मौजी उपवित मेखला, कहां चले तुम। अगर आपको नहीं दिखे तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भाई, अब आपको दिख जाएगा। आगे कहा है, जल से भरा कमंडलू लेकर किसे चले तुम नहलाने, चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अब देखो कवि ने जब पूछा कि भाई तुम कहां जा रहे हो, कहां तुम इस जल को चढ़ाओगे, कहां तुम पुष्पमाला अर्पित करोगे, तुम कहां जा रहे हो, रामेश्वर जा रहे हो कि काशी जा रहे हो कि गंगा सागर जा रहे हो। सन्यासी ने कहा कि मुझे तो चित्तौड़ देखने की मेरी आशा है, न मुझे गंगा सागर जाना, न मुझे रामेश्वर जाना। क्यों जाना आपको चित्तौड़। तो क्या कहता है, देखो सन्यासी क्या कहता है कि मुझे चित्तौड़ क्यों जाना, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, बैरी मैंने दुश्मन की आवाज सुनकर के निकल पड़ी लेकर तलवारें, जहां जवानों की टोली। जैसे ही दुश्मन की आवाज सुनाई दी तो योद्धाओं की, वीरों की टोलियां तलवार हाथ में लेकर के निकल पड़ी। आगे क्या कहा है कि जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल चित्तौड़ पर मैं पूजन की थाली लिए जा रहा हूं। हाँ अब देखिए प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है कि कवि
कवि गंगा सागर, रामेश्वर और काशी क्यों नहीं जाना चाहता? तो कवि कहाँ जाना चाहता है? पहले तो कवि जो है वो चित्तौड़ जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि ये भले ही पवित्र तीर्थ स्थल हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा पवित्र तीर्थ स्थल कौन है भाई? चित्तौड़ है। इसलिए कि चित्तौड़ ने अपने आन बान और शान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। इसलिए कवि जो है वो चित्तौड़ जाना चाहता है, यहां पे नहीं जाना चाहता। दूसरा प्रश्न, कवि तीर्थराज चित्तौड़ क्यों जाना चाहता है? इसका भी आंसर वही है कि तीर्थराज चित्तौड़, कवि ने पहले तो ये देखना चित्तौड़ को तीर्थराज बताया है। तीर्थराज क्यों? क्योंकि यही पावन मिट्टी है जहां पे हजारों लाखों बलिदानियों के रक्त से ये भूमि जो है वो पवित्र हुई है, और जहां पे आन बान शान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन वीरों ने बलिदान दे दिया, ऐसी भूमि पर कवि जो है वो अपनी पुष्पमाला, अपनी आरती, अपनी पूजा की थाली लिए जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो यहां पे लिखेंगे चित्तौड़ का गौरव। चित्तौड़ का गौरव, चित्तौड़ का गौरव, चित्तौड़ का स्वाभिमान, चित्तौड़ के वीरों का बलिदान, है ना। ऐसे आप अलग अलग शीर्षक लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि वीर मंडली गर्वित स्वर से निकली किसकी जय कर रही है? किसकी जय कर रही है? मां की जय, जय मां की, माता मां की जय जय करते हुए, चित्तौड़ भूमि की जय करते हुए निकली है। मां बहनों की जला जला पावन होली। पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे भाव ये है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए जब युद्ध हुआ तो जो वीरांगनाएं थी उन्होंने भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए जौहर कर दिया था, उस पवित्र अग्नि में अपने आप को हवन कर दिया था। तो यहाँ पे जो है वो उनकी भी होली जली थी, ये कवि ने यहाँ पे कहा है। अगला क्वेश्चन है, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो पीतांबर शब्द का अर्थ होगा, संधि विच्छेद होगा भाई पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, तो हो गया पीतांबर। ठीक है, इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, तो अ धन अ दोनों जब मिलते हैं तो आ होता है। ठीक है, तो पीत अंबर पीतांबर। तो ये तो हुआ अपना खंड अ। अभी खंड अ कंप्लीट हुआ है और अब है खंड ब में देखिए थोड़ा सा फुर्ती से कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। क्या लिखा है कि दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। दिशा कविता जो है ना, इसमें कवि, इसमें कवि ने, दिशा कविता में कवि ने भाई बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्यों? क्योंकि स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर पतंग उड़ाते बच्चे से जब कवि ने पूछा कि भाई हिमालय किधर है, तो कहता ना कि बच्चा अपने काम में इतना मशगूल होता है कि उसे हर चीज अपने हिसाब से ही तय करता है, वो उसे एक्चुअल में क्या है कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बालक की मनोभावना को व्यक्त किया है कि बच्चा कितना अपने हिसाब से इस संसार को जीता है। तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है दिशा कविता। अच्छा, नेक्स्ट है, माता कौशल्या किस प्रकार श्री राम की जूतियां हृदय से लगाकर अपनी व्यथा प्रकट करती है? तो देखो लिखा है ना कि बाल धनुया हृदय से लगाती है। माता कौशल्या जो है, जब भगवान राम वनवास चले जाते हैं तो माता कौशल्या लगातार उनके जो बचपन का छोटा सा वो धनुष और उनकी जो जूतियां थी उनको लगातार आंखों से लगाती है, सीने से लगाती है माता, और बार बार उन्हें जो है वो देखती है और लगातार भगवान राम को याद करती है। ठीक है, तो बाल धनुया निरखती माता लगातार वो हृदय से लगाती है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है कि घड़ी के पुर्जे लघु कथा की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। देखो जैसा प्रश्न पूछा है ना वैसा लिखना है। एक्चुअली पहले तो है क्या घड़ी का पुर्जा, आप जरा सा याद करो। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने व्यंग किया है किस पर? धर्म के उपदेशकों पर। धर्म के उपदेशक ये कहते हैं कि आम जनता को धर्म के रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें हम जो भी निर्देश देते हैं बस वो केवल उसका पालन करें। और फिर वो घड़ी का उदाहरण देते हैं कि घड़ी का काम है आपको केवल टाइम बताना, आप खोल के मत देखिए इसमें कितने पुर्जे हैं, कैसे चलते हैं, ये आपका काम नहीं है। लेकिन अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की बात करें,
तो भाई वर्तमान जो है युग विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है। और इस तकनीकी के युग में तो मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया। अगर आज किसी को कहा जाए कि आपको जो है वो अंतरिक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, अंतरिक्ष से जो कुछ भी आदेश मिल रहा है ना उसका पालन करो, या जो कुछ भी कहा जा रहा है उसका पालन करो, क्या कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा भाई। आज तो हर व्यक्ति लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना चाहता है, ये देखना चाहता है हुआ कैसे। आज तो कहते हैं ना एआई का जमाना, और एआई से भी अब तो हम एजीआई में पहुंच गए हैं भाई, एजीआई। तो वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता है बिल्कुल कि अब दुनिया से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, हर चीज जो है वो सबके सामने है, और हर व्यक्ति जो है इन चीजों को करके देखना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, संबदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। बिल्कुल हुई है। संबदिया कहानी में आप देखिए कि कहानी की शुरुआत से ही एक हमारे मन में उस बड़ी बहुरिया के प्रति हमारे हृदय में करुणा का भाव पैदा होता है। जिस तरीके से यहाँ पे रेणु जी ने जिस तरीके से यहाँ पे जो वर्णन किया है उस बड़ी बहुरिया का, बड़ी हवेली का, और शुरुआत में ही उस बुढ़ियाइन को वहाँ पे उपस्थित करके जो है एक जो दृश्य हमारे सामने करुणा का जो उपस्थित किया, उससे हमारी मानवीय संवेदना बिल्कुल जागृत हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस गहन संवेदना और विलक्षण पहचान प्रकट करती है। उसके बाद जब संबदिया जाता है उसका संदेश लेकर के बड़ी बहुरिया के मायके, तो वो उसके हृदय में देखो मानवीय भावना है कि वो चला तो जाता है, बट उसका मन बदल जाता है, वहां जाके वो भी संदेश नहीं देता। फिर लौट करके आता है तो वो वहां से किराया भी नहीं लेता, और फिर पैदल आता है, और पैदल आकर के फिर बड़ी बहुरिया से माफी मांगता है पछतावा होने पर, और कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हारा बेटा होकर के तुम्हारा हर काम करूंगा। तो बिल्कुल मानवीय भावनाएं जगाने का ये कहानी जो है वो है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। बिल्कुल, सूरदास का चरित्र चित्रण हम अच्छे से कर सकते हैं। सूरदास जो है ना, आप इसकी एक एक बात को लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो कि बेचारा अंधा व्यक्ति है। दूसरा है कि वो कर्मठ व्यक्ति है। भाई कर्मठ है तभी तो वो 500 से कुछ ज्यादा रुपए इकट्ठे कर पाया है। ठीक है। तीसरा है कि वो सहायता करता है लोगों का, तो यो कह सकते हैं कि वो जो है वो सहायता करने वाला व्यक्ति है। सहायता, क्योंकि उसने जब उस भैरव की मार से सुभागी जब भागी तो वो उसके झोपड़े में गई तो उसको शरण दी, और इसी से पूरा बवाल हुआ। ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हैं वो जीवन के प्रति आशावादी है। जीवन के प्रति आशावादी है। इसलिए तो कहता है ना कि 100 बार जलाएंगे तो 100 बार बनाएंगे, 1000 बार जलाएंगे तो 1000 बार बनाएंगे, और 1000 लाख बार जलाएंगे तो हम भी 1000 लाख बार झोंपड़ी बनाएंगे। उसके बाद क्या करता है कि उसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। ठीक है। उसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। साथ ही साथ वो जो है ना उस मिठुआ को अपने यहाँ पे पाल के रखा है, तो एक प्रकार से आश्रयदाता भी है। मिठुआ जो कि एक अनाथ है, उस मिठुआ का भी वो पालन पोषण करता है। तो ये सारी चीजें आपको इस सूरदास के चरित्र चित्रण में लिखनी है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, अब देखो बहुत सारे प्रश्न हैं लेखक द्वारा किए गए, और अभी तो खूब सारे बचे हैं, तो ये बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं इनको अपन कभी किसी और क्लास में लेंगे। हाँ चलिए, अभी तो बहुत सारे हैं, तो इसको अपन एक नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है भाई, 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे तो लगेगा ही सॉल्व करने में, है ना। उससे कम समय में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये पेपर सॉल्व, तो करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में।